हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने वादा किया था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा। किसका? खासकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और हमारा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में जो बच्चे बीएससी मैथ या बीएससी बायो और बीएससी एजी की तैयारी करना चाह रहे हों, उनके लिए फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस में क्या क्या फिजिक्स में हर साल कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, किसका कितना वेटेज है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर्स के अंदर। मैंने कहा था मैं डिस्कशन करूंगा, तो दोस्तों मैं प्रेजेंट हो गया हूं आपके सामने वही टॉपिक लेकर, वही डिस्कशन लेकर। याद रखिएगा, ये जो वीडियो होने वाला है पर्टिकुलर उन बच्चों के होने वाला है जो यूपी कॉलेज से बीएससी मैथ का फॉर्म फिलअप किए हैं, बीएससी एजी का फॉर्म फिलअप किए हैं, क्योंकि बीएससी एजी में मैथ में बीएससी एजी में 20 क्वेश्चंस, यूपी कॉलेज की बात करें बीएससी मैथ में 50 क्वेश्चंस, और हरिश्चंद्र और हमारा काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी मैथ और बीएससी बायो से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनमें फिजिक्स का सिलेबस है। क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस सबका बताएंगे कि हर जगह सेम रहने वाला है। मैं ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया हूं जो मैंने पेपर को एनालाइज किया हूं, तो मुझे पता चला है, कई साल से मुझे पता भी है, और मैंने हर साल पेपर एनालाइज करता रहता हूं, तो मुझे पता चलता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, यानी जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है पिछले साल जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं एक फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करूंगा आपके सामने, और वो फिजिक्स का सिलेबस आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक, और पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले, जैसा कि फिजिक्स में हमारा 2 पार्ट होता है, एक 11th का पोर्शन होता है, एक 12th का पोर्शन होता है। क्योंकि हमको एनसीईआरटी ही फॉलो करना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी अब तो हर जगह यूज होता है, चाहे यूपी बोर्ड होगा चाहे सीबीएसई बोर्ड में, तो एनसीईआरटी फॉलो होता ही है। अब यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो होने लगा है, ठीक है। तो हमको पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो, मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक का पैटर्न है, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं अपने हिसाब से, पढ़ाऊंगा इस हिसाब से जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, और यकीन मानिए वहां से क्वेश्चंस आपको फंसने वाले हैं। वो पढ़ाऊंगा आपके डीएनएस के अंदर, डीएनएस के सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट पहला टॉपिक यही आता है। सबसे पहले बेस ये रहता है, हम जानते हैं किसी चीज़ को किस में मापते हैं, कैसे मापते हैं, उसका डायमेंशन, उसका बीमा, क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद इसी में ही आता है वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश की बात भी करेंगे, क्योंकि सदिश और अदिश से तकरीबन 2 क्वेश्चंस हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में जो डायमेंशन वाला पार्ट है, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं जानेंगे तब तक डायमेंशन की बात कर ही नहीं सकते हैं। तो डायमेंशन वाला पार्ट, जो बीमा वाला पार्ट है, उससे हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं। किसी न किसी कांस्टेंट का और डायमेंशन फार्मूला वो पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर ही, हाँ, मैंने कुछ टॉपिक्स कम किए हैं, एक ही में मिला के मैंने लिख दिया, क्योंकि कभी कभी देखने में घबराहट हो जाती है कितना सारा टॉपिक है, इसलिए मैंने एक ही में मिला दिया है। जो अननेसेसरी है उसे मैं निकाल दिया है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट जो नहीं पूछे जाते उसे मैंने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि उसे मुझे पढ़ना नहीं, मैंने पेपर को एनालाइज कर रखा है अच्छे से। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हमको वेक्टर एंड स्केलर भी पढ़ना, सदिश और अदिश। वहां देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वहां देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर देखेंगे कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं यदि कोई 2 वेक्टर है तब। और इससे भी 2 क्वेश्चंस मैंने कहा फिक्स है, आते हैं तो आते हैं। अगला आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हालांकि ये 3 पार्ट में है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉ ऑफ मोशन। चूंकि मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया है, ताकि पढ़ेंगे तो साथ ही पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चों, प्यारे बच्चों, बात करेंगे हम वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे कि गति क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, सारी चीज इस चैप्टर्स के अंदर, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। जब आते हैं मोशन इन प्लेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मोशन इन प्लेन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारा आता है पैराबोला का कॉन्सेप्ट, यानी प्रक्षेप गति का हमारा कॉन्सेप्ट आता है, पैराबोलिक मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करने लगती है तो हमारा जो पाथ होता है उसका पैराबोलिक होता है। तो हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, जिसको बोलते हैं उड़यन काल, ना, उड़ने का समय, हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी, मैक्सिमम हाइट पूछता है, रेंज परास पूछता है, ठीक है। सारी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं पढ़ाऊंगा अपने इसके अंदर, अपने डीएनएस के अंदर, ठीक है। तो मैं उसमें आपको दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन,
प्लेन की बात करेंगे, रेंज हम निकालेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन उससे आता ही है, पूछ देगा कि एक पत्थर को थ्रो किया गया समथिंग एंगल से, तो बताइए उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उसका परास कितना होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तीनों पूछ सकता है, ठीक है। या उसका पाथ कैसा होगा ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन को कौन नहीं जानता, हर एक बच्चा जो फिजिक्स से प्यार करता है, जो फिजिक्स से लगाव रखता है, वो लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो जानना है, क्योंकि इसी में तो सर न्यूटन का मोशन आता है, न्यूटन के तीनों नियम इसी के अंदर आते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया और हमारा जो फोर्स बाय मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी इसी के अंदर से निकल के आता है लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो कभी कभी सीधे पूछ देता है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, तो जानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या, जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है कि जकड़े रहने का नियम क्या होता है, ठीक है। और क्या होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन से तो कम सवाल आते हैं, लेकिन उसका यूज आगे होता है कि ये मास और एक्सीलरेशन का क्या यूज है। फोर्स को एक तरीके से और लिख सकते हैं जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन के समय दर को हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन का यूज होता है। अच्छा, इसी में एक और पार्ट आता है सर्कुलर मोशन, पूछता तो नहीं है लेकिन 2-3 सालों के अंदर कई बार सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन से रिपीट कर देता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि सर्कुलर मोशन हम पढ़ाएंगे, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में उसी में एक पार्ट और ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं घर्षण। घर्षण वजह कैसा लग रहा है, घर्षण गुणांक क्या है, कितना घर्षण बल लग रहा है, वो सारा चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वृत्तीय गति की पढ़ेंगे कि क्या उसकी वेलोसिटी होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन होगा, तो क्या उसकी किस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अलग अलग पॉइंट पे उसकी परिधि के अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, इसके अंदर पढ़ेंगे। आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद जो हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको डबल स्टार लगा दीजिए, वर्क पावर एनर्जी। यहां से आप 2 क्वेश्चन तकरीबन फिक्स कर लीजिए कि वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। यूपी बोर्ड वाले बच्चे कहेंगे कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, कार्य क्या है, ठीक है, सामर्थ्य क्या है और ऊर्जा क्या है। जब हम पढ़ेंगे ना इसके अंदर तो देखेंगे कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा एक दूसरे से रिलेटेबल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कार्य अच्छे से पढ़ा तो सामर्थ्य भी अच्छे से जान जाएंगे, और सामर्थ्य अच्छे से पढ़ा तो आप ऊर्जा भी अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। हाँ, जो नहीं इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पूछता है लेकिन डर लगा रहता है कहीं पूछ देता है, क्योंकि बहुत पहले पूछा था रोटेशन मोशन, यानी कि रोटेशन मतलब घूर्णन गति, जिसके अंदर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी इसी के अंदर आता है, सेंटर ऑफ मास की भी बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चंस आते हैं, आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा रोटेशन मोशन से जिसमें टॉर्क की बात करते हैं, तो वो हमारा कभी कभार पूछ देता है, रिस्क नहीं लेना है, पढ़ लेना है, बहुत आसान चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीज क्लियर कराऊंगा। आगे आता है जिसको हम ट्रिपल स्टार करके दे सकते हैं कि इससे 2 या 3 क्वेश्चन, जो देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन 18-20 टॉपिक्स हैं, तो एक जो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे तो एक चैप्टर से, एक टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल नाम का एक चैप्टर होता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसमें न्यूटन सर का गुरुत्वाकर्षण का नियम आता है। वहां देखते हैं कि पृथ्वी की गहराई में डी डेप्थ का अगर गड्ढा खंदे, हम अगर गड्ढा खोद दें और या फिर h हाइट पे चले जाए तो हमें स्मॉल g के मान में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये हमको जानना होता है, ठीक है। उसमें बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है, और बोलते हैं सैटेलाइट मोशन, ठीक है। सारी चीजें इसके बारे में इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे, इसके अंदर बहुत डीप स्टडी करेंगे। इस चैप्टर पे रुकेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर पे एक और आगे इसी में आता है केपलर का नियम, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ से हर बार एक सवाल आता है, और अगर यहां से नहीं आया तो केपलर के दूसरे नियम से कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, dA/dt = कांस्टेंट रहने वाला है, या फिर L/2m रहने वाला है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, तो इस चैप्टर को हमको छोड़ना नहीं है, बहुत आसान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ना है, ठीक है। आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात उठा के चलें तो फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें सरफेस टेंशन आता है, इसमें सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि पृष्ठ तनाव, इसमें विस्कोसिटी आती है, श्यानता आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जिसमें हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स आता है, बायोन्सी का बल आता है, कब लगता है, ठीक है। उसके बाद 2 लेयर के बीच में क्या फोर्सेस लगने वाले हैं, ठीक है। बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ग्रेडियंट क्या होता है, सारी चीजें इसी के अंदर तो हमको पढ़ना होता है। तो फ्लूइड अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करते हैं, कैसे ट्यूब में अगर हम फ्लूइड हम फिलअप कर रहे हैं तो कैसा, बर्नौली का थ्योरम भी इसी में आता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी भी थ्योरम,
यानी कॉन्टिन्यूटी के थ्योरम भी इसी के अंदर आता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इससे क्वेश्चंस आते हैं खासकर बर्नौली के थ्योरम पे और विस्कोसिटी वाले और सरफेस टेंशन पे बहुत सारे सवाल। एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये चैप्टर हमको भी, हाँ इसको हम डबल स्टार देते थे, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आ जाता है बर्नौली थ्योरम से या बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी थ्योरम से, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो आपका है थर्मोडायनेमिक्स, और जिसमें प्लस आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी की बात करेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, मोल्स की बात करेंगे इसमें, और इसमें बनेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इसमें मैक्सवेल का लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो एजम्पशंस हैं, जो माने गए हैं, क्या काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, उससे ही कहीं ना कहीं सवाल पूछ देते हैं कि क्या ये जो पर्टिकुलर जो कंसेप्ट लिखा गया है क्या ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एजम्पशन है कि नहीं है। सारा 5-6 एजम्पशन हुआ माना जाता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अपने आप में, हाँ वो ग्राफ देता है, ग्राफ देख के पूछता है कि वर्क डन बताइए, वर्क डन बता के आप एंट्रोपी बताइए, ठीक है, सारी चीजें इसी चैप्टर्स के अंदर आती हैं, हमको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, ठीक है। ऑसिलेशंस एंड वेव बहुत प्यारा चैप्टर, इसको हम डबल स्टार देंगे क्योंकि इससे ट्रिपल स्टार दे देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑसिलेशंस, ये पेंडुलम गति, ठीक है, ऑसिलेशंस की बात करेंगे, एसएचएम की बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम से तो एक क्वेश्चन फिक्स आप लिखित ले लीजिए। सरम आवर्त गति की बात करते हैं, एक क्वेश्चन से फिक्स होता है, दे देगा कि बॉडी इतनी दूर तक मूव कर गई तो आप बताओ कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ तक पहुंचा तो उसका कितना होगा, हमारा फोर्स कितना लगेगा, जो बोलते हैं ना फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग वाली बात करते हैं, सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव के अंदर आती हैं। टाइम पीरियड निकालना होता है ऑसिलेशंस का, सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। वेव की बात करते हैं, वेव से तो कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो हाँ साउंड वेव से आ जाते हैं। साउंड वेव की बात करें, साउंड हम वेव मतलब मान लीजिए साउंड वेव के अंदर आपका डॉपलर इफेक्ट आता है, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा वेव तो उसके अंदर आपको डॉपलर इफेक्ट बताऊंगा, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपका 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहां से क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है और बोलते हैं एक तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बहुत प्यारा सा 12th का पोर्शन बहुत प्यारा है, अगर इसको हार्ड मानते भी हैं तो 12th का पोर्शन आपका बहुत प्यारा है, आपको नंबर्स गेन कराता है, मार्क्स गेन कराता है। पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, सारा चीज इसी के अंदर की बात करेंगे और हम देखेंगे कैसे कैसे वहां पे हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने आप में एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। कैपेसिटर से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ के या फिर पूछेंगे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, वो आपसे पूछ देता है कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, आपको बताना पड़ेगा। अब अगला आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम करंट की बात करेंगे, इसके अंदर किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉ हम जंक्शन लॉ के पर बात करेंगे, किरचॉफ्स हम लूप लॉ की बात करेंगे, दोनों के अंदर इसकी बात करेंगे। और हम इसी के अंदर बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, चालकता की बात करेंगे या फिर बोले प्रतिरोध की बात करेंगे, इसी के अंदर हम सारा बात करेंगे, ठीक है, सारा पढ़ाएंगे। और इससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी इसका वेटेज भी यही रहता है। मैग्नेटिज्म से कभी कभार क्वेश्चंस पूछ देते हैं मैग्नेटिज्म, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी से फेरोमैग्नेटिक, एंटोफेरोमैग्नेटिक और जो डायमैग्नेटिक से इससे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक कब होता है, फेरोमैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, टेम्परेचर पे कौन सा मटेरियल कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड करता है, कौन सा नहीं डिपेंड करता है, क्यूरी लॉ क्या होता है, इसके अंदर पूछ देता है, तो ये पढ़ाएंगे। ये जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि जो इसके अंदर कैसे इंडक्शन के थ्रू कैसे हमारा दूसरे बॉडी में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा, इसके अंदर हम बात करेंगे। हाँ, जो सबसे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम पढ़ेंगे LC-CR सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, LCR सर्किट पढ़ेंगे, LR सर्किट पढ़ेंगे, प्योरली R सर्किट, प्योरली C और प्योरली बोलते हैं ना प्योरली इंडक्टर सर्किट, प्योरली कैपेसिटर सर्किट, प्योरली रजिस्टर सर्किट। इसमें देखेंगे कि फेज डिफरेंस कितना होता है, कौन किससे कितना लैग करता है, कौन कितना आगे चल रहा, कौन कितना पीछे चल रहा, ठीक है। पीक करंट की बात करते हैं, RMS वैल्यू की बात करते हैं, वर्ग माध्य मूल्य मान की बात करते हैं इसी चैप्टर्स के अंदर। अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बड़ा बड़ा क्वेश्चंस बनता है लेकिन आते नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। इसके अंदर जो सबसे प्यारा चैप्टर आता है जहां से क्वेश्चन हर साल अराइज होते हैं वो होता है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बात करते हैं, रे प्लस वेव। रे में क्या आता है हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जिसमें हम बहुत सारे मिरर्स की बात करते हैं, बहुत सारे हम लेंसेज की बात करते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स और मिरर की बात करते हैं। लेकिन जब वेव में जाते हैं, हाँ इसमें नंबर रे में नंबर ऑफ इमेजेस पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि हमारा क्या बोलते हैं स्मॉल एम की बात करता है ना, मैग्निफिकेशन कितना है उसका, मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, या बोल देगा कि बताइए कि जो फोकल लेंथ कितना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला फार्मूला भी देके हम उससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या पूछ सकता है फोकल लेंथ दिया हो आपका, पूछ सकता है कि आप बताइए कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, सारी चीजें इसके अंदर पूछती हैं। लेकिन वेव से जो वेव वाला पोर्शन है जिसमें हमको इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन यानी कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसपे हर साल क्वेश्चन आते हैं और हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, खासकर इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन से। डायफ्रैक्शन से क्वेश्चन ना भी आए तो इंटरफेरेंस जिसमें यंग्स लॉ और पोलराइजेशन जिसमें मॉलस लॉ, ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये पूछा जाता है। तो ये अपने आप में 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर साल देके जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी इसको 4 स्टार बना दीजिए क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ इसको बताते समय मैं करा देगा कि इसका मैंने ये जो है ये मैंने अपने डीएनएस चैनल पे भी करा रखा है। CUET प्रोग्राम के अंदर मैंने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सीरीज पढ़ा हुआ है। जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे जिनकी इच्छा है कि पढ़ ले, बहुत प्यार से इसको बहुत पूरा मैंने इसको कंप्लीट कराया है। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वहां जाके सर्च करके आप यहाँ से हमारे प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाँ फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इसमें आता है आइंस्टीन सर का क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक का सिद्धांत क्या होता है, सारी बहुत प्यार से चीजें बताएं। इसके अंदर और सारे क्वेश्चंस भी प्यारे प्यारे पूछे जाते हैं। जब वो प्लेलिस्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं। अगला आता है एटम और न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। एटम और न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो पूछता है रेडियम एक्टिव डीके की बात करता है, ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि रेडियस और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, सारी चीजें इसी के अंदर आती है। रेडियो एक्टिव डीके की बात करता है, अल्फा बीटा गामा की बात करता है कि जब एक नाभिक से अल्फा रे निकल जाती है, बीटा रे निकल जाती है, गामा रे निकल जाती है तो उसके न्यूक्लियस में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका बाद में परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, इसी के अंदर पढ़ेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में हमारा क्या, सेमीकंडक्टर क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, मिला के बनाएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और ट्रांजिस्टर से कुछ सर्किट लेके हम सवाल पढ़ेंगे। हालांकि ट्रांजिस्टर के सर्किट से सवाल नहीं आता लेकिन पीएनपी यानी कि डायोड से क्वेश्चंस आते हैं ना, पीएनपी यानी पीएन और एनपी वाले हमारे सेमीकंडक्टर से सवाल आते हैं, सेमीकंडक्टर से सवाल आते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इस पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे जिसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो बच्चे हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा सारा चीज़ें ये, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी मैथ हो, चाहे बीएससी बायो हो, या बोले हरिश्चंद्र में बच्चा चाहे बीएससी मैथ या बीएससी बायो की तैयारी कर रहा हो। और अगर यूपी कॉलेज की बात करें तो यूपी कॉलेज में वो बीएससी एजी और बीएससी मैथ का जो बच्चा है वो जो ये तैयारी करना चाह रहा है इन सब कॉलेजेस में, उनके लिए पूरा मैथ, ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, पूरा इंटायर सिलेबस है। आई होप कि मैंने पूरा डिटेल में समझाया होगा। फर्दर अगर आपको कोई भी परेशानी हो इन सब टॉपिकों से रिलेटेड तो ये हमारा पर्सनल नंबर है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मैसेज करेंगे बेटर होगा, कॉल कर लीजिएगा क्योंकि हर समय मैं भी अवेलेबल नहीं रहता, मुझे भी सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना पड़ता है, मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप राय सर के नाम से मुझे कह सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके 10 से 5 बजे के बीच में आप कॉल करिएगा, कोशिश करिए कि पहले मैसेज कर लें, अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कॉल बैक खुद करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा फिजिक्स का सिलेबस का डिस्कशन मेरे प्यारे साथियों। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, डाउट में मत रहिए। और हाँ कहेंगे कि यदि आप जुड़े हैं, यदि आप नहीं भी जुड़े हैं तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान करिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाइए और अपने जो आपका ड्रीम है, जो आपका ड्रीम है कि हम अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पाएँ,
क्योंकि ये सब कॉलेजेस भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर आके जिक्र किया था, जब मैं इस सब का रिव्यू कर रहा था तो मैंने बताया था कि कॉलेजेस एक बैकअप के रूप में बहुत अच्छा प्लान है, आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पूरा फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन हुआ होगा। तब जब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।